नमस्ते बच्चों, मैं ज्ञानेश्वर बोराडे स्वागत करता हूँ आपका इस ग्रुप के ऊपर जिसका नाम है द परफेक्ट एजुकेशन। देखो बच्चों, जिस तरीके से इस ग्रुप का नाम हमने रखा है द परफेक्ट एजुकेशन, तो कहीं ना कहीं एक नाम को देख के आपके ये समझ में आया होगा कि यार एजुकेशन से रिलेटेड एक ये ऐसा ग्रुप है जिसमें एजुकेशन का तरीका क्या होता है, कहीं ना कहीं ये इस ग्रुप पे डिस्कस होने वाला है। करेक्ट है बच्चों, मैं एक मैथमेटिक्स टीचर हूँ और आपको इस ग्रुप के ज़रिए ये बताऊंगा कि किस तरीके से की जाती है मैथमेटिक्स की स्टडी। सबसे पहले तो यहाँ इस ग्रुप के ऊपर मैं आपको ये इंफॉर्मेशन देता हूँ कि यहाँ जो 8th स्टैंडर्ड के लड़के हैं, क्योंकि ऑल अगर आप रिलेटेड लड़के देखेंगे इस ग्रुप के ऊपर तो सारे 8th स्टैंडर्ड के लड़के हैं। तो सबसे पहले तो आप ये सेंटेंस ध्यान में रखो बच्चों कि आगे जो भी आप फ्यूचर में स्टडी करने वाले हो, चाहे 9th स्टैंडर्ड हो, 10th स्टैंडर्ड हो, आफ्टर 10th हो, चाहे आप नीट की स्टडी करो, चाहे जेई के लिए आप पढ़ो या कोई अदर कोर्सेज करो, इन सब में ये जो स्टैंडर्ड है जहां आप फिलहाल पढ़ रहे हो, ये एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, क्योंकि यही सही मायने में एक बेसिक है बच्चों, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड से ही अपना सही एजुकेशन शुरू होता है। देखो बच्चों, यहाँ सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे कि लॉकडाउन की वजह से बहुत से लड़कों का जो खुद को अच्छा टैलेंटेड होशियार मानते हैं, उन लड़कों का भी कुछ ना कुछ एजुकेशनली लॉस तो हुआ है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि आप कम से कम पीरियड में जो भी अपना लॉस हुआ उसे हम पूरा कैसे कर सकें, और ये जो पिछले 1.5-2 साल में जो कुछ हमने खोया है उसको फिर से हम किस तरीके से रिकवर कर सकें। तो देखो बच्चों, इसलिए मैं बताने वाला हूँ आपको कुछ मैथमेटिकल ट्रिप्स, या बोलूँगा ट्रिक्स बोलने से अच्छा ये बोलूँगा आपको कि किस तरीके से मैथ आपको इजी लग सकता है, इसके कुछ बातें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये बात दिमाग में सेव कर दो बच्चों कि 8th स्टैंडर्ड ही सही मायने में आगे के एजुकेशन का एक ज़बरदस्त बेस है, क्योंकि आप अगर मैथमेटिक्स की बुक देखोगे तो इसमें कई ऐसे टॉपिक है जैसे स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, जो आगे हमें फिर से रिपीट होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं उसका जो बेसिक है वो हम यहाँ से स्टडी करने वाले हैं। देखो बच्चों, अपना डिस्कस जिन पॉइंट पे होने वाला है उसमें से सबसे पहला पॉइंट है हाउ टू द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स, या व्हाट इज करेक्ट वे टू द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स, कि मैथ की स्टडी हम किस तरीके से कर सकते हैं और उसका सही तरीका क्या है। सबसे पहले मैं एक बात आपको यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ बच्चों, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अगर 5, 6, 7 घंटे पढ़ाई करते हो तो आप बहुत ब्रिलियंट है या बहुत होशियार हो। अच्छी बात है कि आप अगर इतना पढ़ते हो, पर फिर भी ऐसा भी हो सकता है कि 1-1.5 घंटा पढ़ाई करने वाला लड़का भी शायद आपसे ज़्यादा मार्क ले ले। तो उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है कि शायद वो लड़का एक सही तरीके से स्टडी करता हो और वो तरीका आपके पास नहीं है और आप बस एक मेहनत किए जा रहे हो। तो सबसे पहले मेरे ये सेंटेंस की तरफ ध्यान दो बच्चों कि हमें सिर्फ मेहनत नहीं करनी है, हमें एक करेक्ट डायरेक्शन में मेहनत करनी है। और वो डायरेक्शन क्या है, किस तरीके से मैथ की स्टडी की जाती है, कम से कम टाइम में हम मैथ को अच्छे तरीके से किस ढंग से पढ़ सकते हैं, वो हम इस ग्रुप में देखने वाले हैं या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लो बच्चों कि ये जो तुम्हारा 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स है, खासतौर पे सीबीएसई की ये जो बुक है अपनी, ये इतने बढ़िया तरीके से अरेंज की हुई एक बुक है कि इसको अगर आप अच्छे तरीके से परफेक्ट करते हो और अगर ये बुक आपको अंडरस्टैंड होती है, अच्छे तरीके से समझ में आती है, तो आपके फ्यूचर में आने वाले बहुत से जो डाउट है ऑटोमेटिकली क्लियर होने वाले हैं। और जैसे कि जिन लड़कों के पेरेंट्स को ऐसा लगता है अभी से ही कि भाई हमारे लड़के को इन फ्यूचर जेई या नीट जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो ये जो उनका 8th स्टैंडर्ड है ये उसके लिए बहुत बड़ा रोल मायने रखता है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है बच्चों कि आप 12th में चले गए और चलो 12th में आपने स्टडी शुरू कर दी और आपने टारगेट बना लिया कि मुझे नीट में सक्सेस होना है। नहीं, कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत यहाँ से होती है 8th स्टैंडर्ड से। इसलिए जिन लड़कों को यहाँ एक सही टेक्निक पता चल जाती है कि किस तरीके से सब्जेक्ट के मतलब इस सब्जेक्ट को हैंडल किया जाता है, मैथमेटिक्स की स्टडी की जाती है, तो कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट उनको पसंद आने लगता है। तो सबसे पहले यहाँ मैं ये पॉइंट शुरू करता हूँ कि हमें मैथ की स्टडी एग्जैक्टली किस तरीके से करनी चाहिए। देखो बच्चों,
स्टडी करने के दो तरीके होते हैं, एक या तो हम उसको रट्टा मार सकते हैं, दो हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो शायद ये जो पहला पॉइंट है इससे आप दूर ही रहने की कोशिश करो, ये बड़ा खतरनाक पॉइंट होता है। कुछ लड़कों में आदत होती है किसी भी चीज़ को मेमोराइज करना और किसी भी चीज़ को बाय हार्ट कर लेना। कोई सादा फार्मूला भी हो तो वह 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 करते हैं वो और फार्मूला रट डालते हैं, पर इससे ये तो क्लियर नहीं होता है कि आपको वो चीज़ अंडरस्टैंड हो गई। चलो एक छोटे मोटे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपसे, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर के। जैसे कि हमने इसी टेक्स्ट बुक के अंदर स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये टॉपिक ऑलरेडी देखा हुआ है, और हमने ये टॉपिक भी देखा था कि क्यूब और क्यूब रूट। अब इसी से रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं बच्चों। देखो होता क्या है, मैक्सिमम लड़कों को ये ऑलरेडी पता होता है कि भाई 1 का जो स्क्वायर है 1 आता है, 2 का जो स्क्वायर है वो 4 आता है, 3 का जो स्क्वायर है वो 9 आता है, 4 का जो स्क्वायर है वो 16 आता है, 5 का जो स्क्वायर है 25 आता है, 6 का जो स्क्वायर है 36 आता है। आप बोलोगे सर हमारे तो इससे भी ज़्यादा स्क्वायर पता है, हमको तो 30 तक स्क्वायर आते हैं, 30 का स्क्वायर 900। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है ये। इतना ही नहीं, क्यूब में भी यही बात है, बहुत से लड़कों को ये याद होता है। क्या लगता है बच्चों आपको कि ये याद कर दिया मतलब आपको ये पार्ट समझ में आ गया, ऐसा लगता है? नहीं, यही आपकी गलती है बच्चों। आपको लगता है कि इस टॉपिक का टारगेट स्क्वायर और स्क्वायर रूट मतलब हमें कुछ स्क्वायर याद करना है और शायद यही इस टॉपिक में एक अपना टारगेट है। चाहे फिर वो स्क्वायर रूट को किस तरीके से हम क्लियर कर सकते हैं, जैसे कि उसके लिए डिवीजन मेथड है या फैक्टराइजेशन मेथड है, वो सीख लिया हमने, या इसका मतलब हमको स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ गया? नहीं, ये तो उसके पीछे हार्डवर्क हुआ। पर सही मायने में हमें किस तरीके से सीखना है, तो सबसे पहले आप ये चीज़ ध्यान में रखो बच्चों कि आप जो सीखते हो उसका आप यूज़ कर पाते हो क्या। आपके पास जो नॉलेज है वो सिचुएशन देख के, रिक्वायरमेंट देख के आप यूज़ कर सकते हो क्या। आप बोलोगे सर आपकी बात हमारे समझ में नहीं आई, थोड़ा सा एग्जांपल देके बताओ। तो देखो, हमने ये स्क्वायर तो याद कर लिए, मेमोराइज कर लिए कि किसका स्क्वायर क्या होता है, चलो हमने 30 तक इसके स्क्वायर याद कर लिए। पर एग्जाम में अचानक से एक अलग क्वेश्चन आ जाता है, और एग्जाम का क्वेश्चन यहां कुछ इस तरीके से आता है, द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज व्हाट। इवन नंबर का स्क्वायर क्या होता है, या व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होता है। देखो बच्चों, आपके पास स्क्वायर है, आपको ये पता है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, या एक्सेट्रा 11 का 121 होता है, 12 का 144 होता है, सब स्क्वायर आपको पता है। पर कहीं ना कहीं आपको लगता है अरे ये क्वेश्चन तो अलग ही पूछे गया, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, या स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज व्हाट। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये इवन नंबर का स्क्वायर क्या होता है। और तो एक्चुअल आपको ये पता है ना कि इवन नंबर मतलब 2, इवन नंबर मतलब 4, इवन नंबर मतलब 6, ये पता है। तो चलो आप इनके स्क्वायर करके देखो। अगर आप इवन नंबर 2 का स्क्वायर करते हो तो ये 4 हो जाता है, अगर आप 4 का स्क्वायर करते हो तो ये 16 हो जाता है, अगर आप 6 का स्क्वायर करते हो तो ये 36 हो जाता है। आपने ये जितने भी ऊपर इवन नंबर लिए उनके सारे के जो स्क्वायर है वो इवन नंबर में ही है। इसका मतलब आपने ये खुद प्रूव कर दिया कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन। इसी तरीके से आप ऑड नंबर के बारे में भी कर सकते हो, जैसे कि यहां पर स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज, तो स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज व्हाट। तो चलो आपको ऑड नंबर तो पता है, तो चलो हम देखते हैं ऑड नंबर कौन से हैं। तो ऑड नंबर के लिए हम एग्जांपल लेते हैं बच्चों। यहाँ पे 1 ऑड नंबर है, करेक्ट, 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, 7 ऑड नंबर है। तो चलो इनके स्क्वायर देखते हैं हम क्या आते हैं। 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर 9 आता है, 5 का स्क्वायर 25 आता है, 7 का स्क्वायर 49 आता है। अब आप उनके रिजल्ट चेक करो बच्चों, होता क्या है। तो आप बोलोगे सर 3 ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर भी तो ऑड नंबर ही आया, 5 ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर भी तो ऑड नंबर ही है, अगर 7 ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर 49 भी ऑड नंबर है। और तो आपने खुद ये चीज प्रूव कर दी है कि ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर में ही आता है। मतलब यहां मुझे ये बोलना है बच्चों आपको कि आपके पास जो नॉलेज है आप उसको यूज करना सीखो। आप ये मत देखो कि यार मुझे तो ये पता नहीं है कि
ऑड नंबर का स्क्वायर क्या आता है? अरे भाई तुझे ऑड नंबर तो पता है ना, तो तू खुद उसका स्क्वायर करके देख और वो देख के उसका जो रिजल्ट हमें मिलता है वो क्या है। तो यहां हमने देखा कि ऑड नंबर का जो स्क्वायर है ये ऑड नंबर में ही आता है। मतलब आपको स्टडी इस तरीके से करना है बच्चों कि सिचुएशन या रिक्वायरमेंट देख के उसको आप यूज भी कर सके, क्योंकि हमें नोटबुक भरने के लिए स्टडी नहीं करने की है, हमें नॉलेज के लिए स्टडी करनी है। और जब ये चीज़ आपको पता चल जाती है और इस चीज़ को आप सीखना शुरू करते हो तो ये सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली आपका फेवरेट सब्जेक्ट लगने लगता है। देखो बच्चों, मैक्सिमम अपने सब्जेक्ट के अंदर होता क्या है, बच्चे कोई डेफिनेशन या कोई प्रॉपर्टी रट्टा तो मार लेते हैं, मेमोराइज तो कर लेते हैं, पर उसका मीनिंग उनको अगर पूछने लग गए हम तो उनको ही पता नहीं होता है कि यार इसका मीनिंग क्या है। चलो उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ। आप ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने क्या किया, आपको एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ मैं और कहीं ना कहीं मन ही मन में आप उसका आंसर देने की कोशिश करो। एक सिंपल सा सवाल है बच्चों, ट्रायंगल सबको पता है जिसके 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं, तो उसके टोटल टाइप कितने हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्रायंगल्स? चलो मन ही मन में आपने कुछ ना कुछ तो डिजिट को कंफर्म किया होगा, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ ना कुछ। तो चलो तुम्हारे आंसर में और मेरे आंसर में देखो डिफरेंस क्या है। क्या तुम्हारा आंसर 6 था? अगर नहीं और अगर तुम्हारा आंसर 3 था तो ये रॉन्ग है बच्चों, क्योंकि ट्रायंगल के टोटल टाइप होते हैं 6। 3 उसके बेस से रिलेटेड होते हैं और 3 उसके एंगल से रिलेटेड होते हैं। एंगल से रिलेटेड राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। फिर आइसोस्केल ट्रायंगल जो जिसमें 2 साइड इक्वल होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल और जिसमें एक भी साइड इक्वल नहीं होती है। तो ये हो गए टोटल 6 टाइप। चलो ठीक है, अगर ये गेस आपका समझो कहीं रॉन्ग भी हुआ होगा, जिन लड़कों ने ये सही गेस किया वेरी गुड। देखो बच्चों, बहुत से लड़के ये प्रॉपर्टीज याद कर डालते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री। अरे भाई ये तो तूने मेमोराइज कर दिया, तुझे अगर आधी रात में भी हम उठा के पूछ लेंगे कि तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल की एडिशन क्या आती है, आप बोलोगे 180 डिग्री। पर इससे क्या लगा आपको, ये पॉइंट समझ में आया? नहीं बच्चों, अगर उसके बदले आप इतना ही समझते थे बच्चों, आप अपने मन से कोई भी 3 लाइन ड्रॉ करो जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, लाइक दिस। कोई भी 3 लाइन बच्चों, कोई भी 3 लाइन लाइक दिस, कोई भी 3 लाइन। क्या लगता है बच्चों आपको यहां क्या हुआ? तो आप मेरा सेंटेंस ध्यान से सुनो बच्चों। भले ही आपने आपके मन से ये 3 लाइन ड्रॉ किए होंगे, पर फिर भी आप अगर यहाँ पर जो एंगल मेजरमेंट होता है, जिससे कि एंगल को काउंट किया जाता है, उसका मेजरमेंट लिया जाता है, उससे अगर इसका मेजरमेंट लेके देखोगे आप, तो भले ही आपने आपके मन से ये ट्रायंगल निकाला होगा, पर उसके तीनों एंगल की एडिशन ऑलवेज आने वाली है 180 डिग्री, 180 डिग्री और 180 डिग्री। मतलब बच्चों आपके हाथ में सिर्फ ट्रायंगल निकालना है, उसके तीनों एंगल के एडिशन को आप डिसाइड नहीं कर सकते। आज तक ऐसा कोई पर्सन ने आज तक ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं निकाला है जिसके तीनों एंगल की एडिशन 180 डिग्री के अलावा कुछ तो भी है। विदिन सिंगल डिग्री भी मिस्टेक नहीं आता है। तो आपको ये सीखना होता है कि अरे यार मैं तो 180 डिग्री के अलावा तो कोई ट्रायंगल निकाल ही नहीं सकता हूँ, इट इज नॉट पॉसिबल, दीज आर ज्योमेट्रिकल लॉज। तो यहाँ इसी सवाल के बारे में जब आपको कोई प्रॉब्लम पूछा जाता है, या आपका कोई दोस्त बोलो, आपका कोई टीचर बोलो, जब आपको ये सवाल करता है कि अगर इस ट्रायंगल एबीसी के अंदर बी एंगल 100 डिग्री का है और ए अगर हम 50 डिग्री लेते हैं, समझो सी अगर हम 50 डिग्री लेते हैं, तो ए का मेजरमेंट क्या आना जरूरी? तो आप फटाक करके बोल देते हो कि सर 30 डिग्री आना जरूरी है। अगर मैं गलती से यहाँ 40 डिग्री कर देता हूँ तो आपके समझ में आता है नहीं है सर ये आपने गलती कर दी है, क्योंकि ऐसा ट्रायंगल हम निकाल ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास एक परफेक्ट नॉलेज है, एक परफेक्ट एजुकेशन है। यही मीनिंग है बच्चों एजुकेशन का भी और इस सब्जेक्ट को सही तरीके से पढ़ने का भी। और जब इस तरीके से आप ये सब्जेक्ट पढ़ते हो और इस तरीके से जब इस सब्जेक्ट को आप समझते हो, तो ऑटोमेटिकली इसके प्रति या इस सब्जेक्ट से आपको लगाव लगने लगता है और कहीं ना कहीं ये जो सब्जेक्ट है इंटरेस्टिंग लगने लगता है। देखो बच्चों,
इस एग्जाम्पल से मुझे सिर्फ आपको यही बताना था कि सबसे पहले तो आपकी जो पढ़ाई की या स्टडी करने की जो स्टाइल है उसे एक सही ट्रैक पे ला लो, एक सही डायरेक्शन में ला लो। इससे आपका टाइम भी बहुत सारा सेव हो जाता है। एक सही डायरेक्शन में स्टडी करने से जो डाउट्स है वो बहुत कम आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक पॉइंट आपको 100% क्लियर होने वाला है, पर इस पॉइंट से अगर आप स्टडी करते हो बच्चों तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आपका जो ये एजुकेशन है ये स्ट्रांग बनने वाला है। और आप इस चीज़ को खुद भी स्टडी कर सकते हो कि जिन लड़कों का यहाँ 8-9 स्टैंडर्ड में बेस परफेक्ट है, आगे भी वो लड़के कहीं ना कहीं उनका जो कॉन्फिडेंट लेवल होता है वो थोड़ा सा अपग्रेड होता है, बढ़ा हुआ होता है। ठीक है बच्चों। और एक दूसरा सेंटेंस मैं ये बोलूँगा बच्चों यहाँ पे कि मैथमेटिक्स की स्टडी का और अदर जो सब्जेक्ट है, लाइक थ्योरेटिकल पार्ट हो, साइंस हो या इंग्लिश हो या अदर सब्जेक्ट जो भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जो भी 8th स्टैंडर्ड में थी इसके इंडिपेंडेंटली बुक्स नहीं है, तो इनमें स्टडी करने का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले आपको मैथ्स की स्टडी किस तरीके से की जाती है वो सीखना है। अभी तक मतलब 8th स्टैंडर्ड तक तो हम ये मैथ एक ही बुक के अंदर पढ़ रहे हैं, ये इंडिपेंडेंटली ज्योमेट्रिकल पार्ट अलग और अलजेब्रिकल पार्ट अलग ऐसे फॉर्म में नहीं है। फिर भी यहाँ आपको ये चीज़ देखना है कि हमें यहाँ कुछ टॉपिक ज्योमेट्री से रिलेटेड है और कुछ अलजेब्रा से रिलेटेड है। फिर इन दोनों में भी इनके भी स्टडी करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे मैंने यहाँ कहा कि स्क्वायर रूट के बारे में हमने एक एग्जाम्पल लिया, इट इज़ रिलेटेड विद अलजेब्रिकल पार्ट, और जो ये एग्जाम्पल हमने लिया ट्रायंगल से रिलेटेड, ये ज्योमेट्रिकल पार्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ आपने समझ में आया, अरे ये तो ट्रायंगल का जो तीनों एंगल का एडिशन है ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो कंफर्म होता है, हमारे हाथ में अलग अलग टाइप के ट्रायंगल निकालना है। तो ये है बच्चों इस ग्रुप का एक टारगेट कि आप तक एक परफेक्ट एजुकेशन पहुँचाना। देखो बच्चों, खास तौर पे ये 8th स्टैंडर्ड के लिए बना हुआ ग्रुप है और यहाँ हमने जो भी नंबर कलेक्ट किए, और सबसे पहले मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ बच्चों कि जिन लड़कों को कुछ कंप्लेंट्स है कि भाई सर आपने ये हमारा नंबर कहाँ से कलेक्ट किया वगैरह, या हमें इस ग्रुप में ऐड नहीं होना है, तो आप इस ग्रुप से एग्जिस्ट हो सकते हैं बच्चों। इसमें मतलब टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। फिर भी जिन लड़कों को ऐसा लगता है कि एक प्लानिंग है इस ग्रुप के ऊपर और आगे आने वाले हम 8-10 लेक्चर में आपको ये प्रूफ करके देने वाले हैं कि ये जो परफेक्ट एजुकेशन है ये नाम क्या आपको मतलब एजुकेशन में हेल्प करने वाला है करके। दूसरी बात, जब हम इसका सेकंड वीडियो अपलोड करने वाले हैं तो कोशिश करो बच्चों कि आपको जो पेरेंट्स आपके साथ है, मतलब पेरेंट्स आपके घर में है, उनको साथ में लेके बैठने की, क्योंकि कुछ बातें हम उस टाइप के यहाँ डिस्कस करने वाले हैं जिसका कि आपके पेरेंट्स को भी अगर ये सुनने के लिए मिलता है तो इसका काफ़ी आपको बेनिफिट हो सकता है। जैसे कि एक थीम मैं आपको यह बता देता हूँ कि CET एग्ज़ाम होती क्या है, नीट एग्ज़ाम होता क्या है, मतलब उसके लिए एक्चुअल हमको जो स्टडी करने का तरीका है यहाँ किस तरीके से रखना ज़रूरी है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन को हमें पूछा जाता है, और अभी से तुमको यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चन का प्रिपरेशन करना है जो कि आगे आने वाले एजुकेशन को तुमको स्ट्रांग बनाता होगा। और दूसरी बात, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में आउट ऑफ स्कोर क्लियर करने के लिए हमें किस तरीके से स्टडी करना ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ जो आज का एक शॉर्ट बट स्वीट लेक्चर था अपना, यहाँ हम स्टॉप करते हैं और सबका फिर से एक बार धन्यवाद।